गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello, welcoming you all on today's online session for Accountancy, Standard 11th, chapter number 6, that is subsidiary books. Subsidiary books, when the number of transactions, same type of transactions are so many, जब same type के transactions जब बहुत सारे होते हैं, in that particular cases, businessman used to prepare the subsidiary books. जहाँ पे आप सेम टाइप के ट्रांजेक्शन एक साथ में आप लिस्टिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि आपको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है इमीडिएटली आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जर्नल में क्या है, आपने जर्नल में एंट्री पास करने के बाद कि आपको सपोज परचेज ढूंढना है कि आपने पूरे साल में कितनी बार क्रेडिट में परचेस किया या कैश में परचेस किया, तो आपको हर एंट्री वन बाय वन आपको यहाँ पे जाना गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है। जैसे एक्टिविटी होती है, जैसे ट्रांजेक्शन होता है, उसकी एंट्री स्पॉट पास में पे की जाती है। तो एक सिंगल अकाउंट ढूंढना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके बहुत ज्यादा होते हैं सेम टाइप वाले, तो आप उसके अलग से बुक बनाना, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स हियर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स जो टेक्स्ट बुक में मेंशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। पहला सब्सिडरी बुक है दैट इज कॉल्ड परचेस बुक। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड द परचेस बुक। सेकंड इज माय सेल्स बुक। थर्ड इज माय परचेस रिटर्न बुक। फोर्थ इज माय सेल्स रिटर्न बुक। ओके, फिफ्थ इज माय कैश बुक। सिक्स्थ इज माय पेटी कैश बुक। ओके, सेवेंथ इज माय बिल रिसीवेबल बुक। एट्थ इज माय बिल्स पेएबल बुक एंड नाइन्थ इज माय जर्नल प्रॉपर। इसी चीज को आपको अलग तरीके से बताया गया टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि इन द कंटेनिंग वीडियोस यू विल लिसन इट। ओके, सो हमको इस चैप्टर में बेसिकली सीखना है परचेस बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, परचेस रिटर्न बुक के बारे में और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो ट्रांजैक्शंस हम कौन से लिखेंगे सब्सिडरी बुक्स के अंदर? ट्रांजैक्शंस recorded in subsidiary books. Okay, only credit transactions, only credit transactions, that also relating with the goods, that also relating with the goods. Okay, so goods का ही होना चाहिए, assets का नहीं होना चाहिए। अब गुड्स और एसेट में डिफरेंस किया, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं जिस चीज में, दैट इज कॉल्ड द गुड्स। अगर उसी गुड्स, सपोज कि मेरा गुड्स ही मेरा फर्नीचर है, टेबल चेयर सोफा, ये मेरा गुड्स है, तो वो एसेट्स नहीं है, वो मेरे लिए गुड्स है। जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता होगा दैट इज कॉल्ड एज द गुड्स। ओके, मैं बेचता हूं गुड्स। ओके, लगाया मैंने अपने शॉप में फर्नीचर, तो फर्नीचर इज माय एसेट, लेकिन मैं बेचता ही फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा गुड्स है। होप यू आर गेटिंग करेक्ट। सो गुड्स एसेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ओके, कैश डिस्काउंट दिया है,
कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? बिकॉज तब तो हमें क्रेडिट कार्ड से लिखने पड़ रहे हैं, तब कैश से आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, पार्ट पेमेंट is made या रिसीव, सेल्स के लिए हमें पैसा मिलता है। ठीक है, देन कंसिडर इट एज फुल्ली क्रेडिट। ध्यान रहे जरा सा, अगर मैंने आधा अधूरा पेमेंट किया है, 50% पेमेंट किया है, 60% पेमेंट किया है, 70% पेमेंट किया है या पेमेंट मिला है, इन दैट केस आपको समझ लेना है, ऐसा मान लेना है कि आपने पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं किया है, मिला ही नहीं है माल। जितना पैसा मिला है वो दिखेगा कैश बुक के अंदर, यहाँ पे परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक में नहीं दिखेगा। हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे है, हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे ही है। ओके, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि 1 रुपया आपको मिला नहीं है, 1 रुपया आपको मिले नहीं है। That only got to consider over here. Okay, तो consider it as fully credit। ये फुल पेमेंट हो चुका है, अगर फुल पेमेंट हो चुका है तो उसको तो आपको लिखना ही नहीं है वैसे। अगर फुल पेमेंट हो चुका है उसको तो आपको वैसे भी नहीं लिखना है। आई होप सो आर गेटिंग मी। सर में आपको आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ और कैसे क्या करना होता है। ओके, सो विद दिस इफेक्ट्स क्या लिखना है? जो क्रेडिट पे परचेस करते हैं, सेल करते हैं गुड्स, वो लिखना है। गुड्स कैसे पता चले? तो मैं आपको पता है ऑलरेडी, गुड्स किसको बोल सकते हैं? जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता हो उसको हम लोग गुड्स यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, एसेट्स का होगा तो लिखेंगे नहीं, जिसमें ट्रेडिंग करूंगा वो लिखूंगा। टेबल चेयर सोफा में ट्रेडिंग करता हूँ, टेबल चेयर सोफा बिकम माय गुड्स नॉट द एसेट्स। ओके, सो जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मुझे गुड्स यहाँ पे आता है। ट्रेड डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस में यहाँ पे करना, कैश डिस्काउंट कुछ करना ही नहीं है। पार्ट पेमेंट आधा अधूरा पेमेंट होता है, अगर बाय चांस तो ऐसा मानो कि पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्रेडिट ही है। ठीक है, वो जितना पेमेंट हो चुका है, जितना पेमेंट मिल चुका है, उसको हम मानेंगे कि वो कैश बुक में उसकी एंट्री दिख रही होगी। उसकी दूसरी बुक बंद जिसमें होता है सब्सिडी बुक्स में 9 टाइप के बुक्स के मैं नाम पहले आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, तो ऐसा मान के हम चलेंगे कि उसकी एंट्री सब्सिडी बुक्स कैश बुक के अंदर हो चुकी होगी, या उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे, वो कंसिडर करके मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे पेमेंट अगर फुल्ली आपका हो चुका है तो फुल पेमेंट के टाइम पे तो आपको वैसे भी कुछ लिखना है नहीं। ओके, और जिस चीज की आप एंट्री पास होने यहाँ पे नहीं करते हो, जो चीज की आप एंट्री बाईपास यहाँ पे नहीं करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केसेस उस सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ठीक है, उन सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ओके, अब आता हूं मैं बेसिकली परचेज बुक के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड एज द परचेज बुक। जितना भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, जितने भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, वो एकदम परचेस बुक के अंदर क्रेडिट में गुड्स परचेस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक, दो अलग अलग स्प्लिटिंग किया हुआ है। एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक। ओके, इन कॉलमनर परचेस बुक और से वापस से दो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे किए गए हैं। एक कॉलमनर विद गुड्स, मतलब अलग अलग गुड्स को ट्रेडिंग करते हो, एक कॉलमनर ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, एक कॉलमनर विद गुड्स, एक कॉलमनर विद एक्सपेंसेस। मैं आपको सिंपल से फॉर्मेट बता रहा हूँ, सिंपल परचेस बुक का फॉर्म बता रहा हूँ। इन द कंटिन्यूइंग वीडियोस आपको कॉलमनर के कॉलम्स पता चल ही जाएंगे, सिंपल के भी कॉलम्स को पता चल ही जाएंगे। स्टिल आई एम शोइंग यू इन द बोर्ड की लिखना किस तरीके से है। ओके, सपोज परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, डेट फर्स्ट कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर, जो गुड्स दे रहा है उसका नाम। ठीक है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, मतलब बिल नंबर, खरीदूंगा तो बिल नंबर होगा, वो लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, LF लेडजर फोलियो
यहाँ पे डबल, ओके, पूरा कंप्लीट कर देना विद बॉक्स। ईयर फॉर्म है, जो भी ईयर है वो यहाँ पे लिख दो, सपोज टू 15 जून बाय फर्स्ट। जिसकी इसकी इफेक्ट आएगी, आपको लगता है ये है, जिसकी इफेक्ट आएगी उसका नाम, पार्टी के नाम लिखना, पीछे लिख देना आपको अकाउंट, वो लिखा, ओके। जिसकी नहीं आएगी नीचे नोट मार देंगे, जिसकी नहीं आएगी नोट मार देंगे। सपोज डेट 5 भी नहीं आएगी तो लिखनी है डेट 5। भाई क्यों नहीं आ रहा? भाई जैसे कैश ट्रांजेक्शन होगा तो उसका रीजन, आप उसके एंट्री ऊपर बाईपास क्यों नहीं कर रहे हो, उसके रीजन तो आपको पता ही होंगे। तो वो रीजन आपको डेट डेट के साथ आपको नीचे आकर लिखनी है। ये था मेरा सिंपल परचेस बुक, ठीक है। अगर कॉलमनार होता, अगर कॉलमनार होता, सपोज मैं ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, टेबल, चेयर, सोफा के अंदर, देन टोटल रुपीज, कॉलमनार। भाई मैं ट्रेडिंग करता हूं टेबल, चेयर एंड सोफा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे गुड्स क्या हो गए? टेबल, चेयर एंड सोफा। मेरे गुड्स क्या हो गए? टेबल, चेयर एंड सोफा। तो मुझे यहाँ पे उसके बेस पे आगे करना है, क्लियर, ओके। तो जो गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो उसके इंडिविजुअल कॉलम पे आप बन जाएंगे। आपको इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट भी हर एक में से आपको अलग अलग माइनस करना है, इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट पे आपको माइनस करना है। एक और बात, जब गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं, ठीक है, सिंपल कॉलमनार की बात करता हूं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं उसको लिखना नहीं है, बिकॉज एक्सपेंस में से इन टर्म्स ऑफ कैश पे करते हैं, तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्सपेंस कॉलमनार, परचेस विद एक्सपेंस। ये जो आपको बता रहा हूं यही फॉर्मेट रहेगा परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस एंड सेल रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो आपको परचेस बुक का कॉलम बना देता हूं, ठीक है। आप उसके बाद सबके कॉलम सेम ही बनेंगे, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, दैट इज दिस वन। मैं आपको ऊपर दिखाता हूं, ओके। सो अगर एक्सपेंस वाला है तो पहले गुड्स का कॉलम बनेगा, नेट गुड्स यू कैन से, क्रेडिट्स का माइनस करने के बाद गुड्स का कॉलम बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, सपोज रेलवे फ्राइट, उसका लेबर है तो भाई लेबर। उसके बाद आपको जीएसटी वाला भी अवेलेबल है इसमें, तो एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। फिर आएगा आपका टोटल। अब इसके अंदर तो आपका दो पार्ट है, एक सीजीएसटी, एक आईजीएसटी, ठीक है। कॉलम तो आपको स्पेसिफिकली अभी पता चल जाएंगे जब अपने सम्स करेंगे, तो मैंने उसके ऊपर कॉलम बताया है कहां पे क्या लिखना है, ठीक है। एक सीजीएसटी, एचजीएसटी, सॉरी यहाँ पे एचजीएसटी, यहाँ पे आएगा आईजीएसटी, इंट्रा, ठीक है। ये तो इंटर, ओके, ये इंटर और एक इंट्रा, दोनों की इंटर, ये इंट्रा स्टेट, ओके, देख लेंगे एक बार। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे आगे एक्सपेंस कॉलम बनाने हैं। तो ये था मेरा परचेज बुक, ओके, परचेज बुक के कॉलम। अगर होता सेल्स बुक, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है, यहां पे आता सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस, सभी के अंदर, सिंपल के अंदर भी, कॉलमनार विद गुड्स के अंदर भी और कॉलमनार विद एक्सपेंसेस के अंदर भी, ठीक है। सेल्स बुक में ही होता, ठीक है। अगर होता परचेस रिटर्न बुक, अगर तो परचेस रिटर्न बुक, तो यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, ठीक है। अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, तो यहां पे आता क्रेडिट नोट नंबर। बाकी सब कुछ सेम टू सेम कॉलम की बात की जाए तो, ठीक है। सो अगेन आई लाइक टू से अबाउट रिवीजन once again you can say.
सब्सिडरी बुक्स वो ट्रांजेक्शन जहाँ पे रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर बार बार होते हैं, सेम टाइप के ट्रांजेक्शन अगर बार बार होते हैं, दैट पर्टिकुलर केसेस उसको मैं अलग से बुक में लिख के रखता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज बाय सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो कौन से लिखने होते हैं? जो भी हमने परचेस सेलिंग रिटर्न्स किए होते हैं क्रेडिट में, उधार पे अगर आपने काम किया है तो उसको आपको बुक्स में लिखना होता है। उधार पे काम किया है तो आप उसको बुक्स में आपको लिखना है। ठीक है, और एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है, एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस करना है, दिया है तो क्या डिस्काउंट करना ही नहीं है। फुल पेमेंट हो चुका है तो लिखना नहीं है, नोट के हिसाब से नीचे आपको लिख देना है फुल पेमेंट हो चुका है। तो पार्ट पेमेंट हुआ है, ध्यान यहाँ पे रखना, तो पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको देखना है। ओके, पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको लिखा हुआ होगा कि पार्ट पेमेंट हुआ है। ऐसा मानो कि पेमेंट हुआ ही नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लो उसको पूरा का पूरा उधार है, आप ऐसे मान के आप चल सकते हो। तो पार्ट पेमेंट के टाइम पे ध्यान रखिएगा, फुल पेमेंट तो लिखना ही नहीं है, पार्ट पेमेंट है, मानना है पूरा का पूरा उधार है, पेमेंट हो नहीं चुका है, पूरा का पूरा उधार है, पूरा ही बाकी ऐसा मान के चलो। तो सर जो पेमेंट हो चुका उसका, वो जो पेमेंट हो चुका वो कैश बुक में दिखेगा, चले से बुलाते हैं कैश बुक, वो भी सबसे बुक का पार्ट है, लेकिन चैप्टर अलग है, दैट्स कॉल्ड एज कैश बुक। ओके, सो वो उस बुक में दिखेगा इतना पेमेंट हो चुका है, इतना पेमेंट करना बाकी है। हम लोग इस बुक में ऐसा मान के लिखेंगे कि भाई पेमेंट करना ही बाकी है। ओके, सो विद दिस नोट, ओके, आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया हो कौन सी एंट्रीज कहाँ पे पास यहाँ पे करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, करनी नहीं है। चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, क्लियर कंडीशन रख दिए गए हैं, ये फॉलो करोगे आपके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे अवेलेबल है, हो जाएगा सॉल्व आप पे करना। सो आई होप दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सम्स, कैसे मुझे सॉल्व यहाँ पे करना है। बिकॉज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सब सेम ही है। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के बारे में ही लिखा हुआ होना चाहिए इसके अंदर, और कुछ होना नहीं चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपको सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। ये चैप्टर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू लर्न, नॉट ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड बट फॉर अकाउंट्स कैरियर इवन। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं आज के टाइम पे, दिस ऑल आर माई बेसिस, ताकि हम एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं फ्यूचर में जाके, सो दैट वी कैन कम टू नो कि कौन सी एंट्रीज पास होती है, कौन सी एंट्री पास यहाँ पे नहीं होती है, कैसे मुझे एंट्री पास यहाँ पे करनी है, कैसे यहाँ पे नहीं करनी। देन ओनली वी कैन इजीली पास द एंट्रीज। ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो भी दिए हैं उसको बड़े प्यार से पहले पढ़ लेना, सारे के सारे लगे तो एक बार पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ही देन गो फॉर द सम एंड प्लीज प्रिपेयर द कॉलम विद पेंसिल इटसेल्फ। ओके, और डबल लाइन करना आपको हर एक के नीचे। ठीक है, मैंने नहीं किया बोर्ड पे, लेकिन आपको डबल लाइन, आपको ऑलरेडी पता डबल लाइन यहाँ पे करना है, तो आपको हर अमाउंट के नीचे जितने भी आपको डबल लाइन यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे हो जाने चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल। Okay, stay home, stay safe, keep learning, watch the video till the end. Thank you once again. If you feel you have any doubt, difficulty, give me a call between 5 to 6 p.m. and then forward the homeworks between 6 to 7 p.m. Thanks again. Hello everyone. Chapter number 6 of Accountancy Subsidiary Books. As I already told you in the video itself, when the number of transactions, means similar transactions, are so many, at that time the businessman used to prepare the subsidiary books so that he or she can write the common transactions at one particular place. If you are passing journal entries, then the businessman has to search the number of purchases made during the month. If it is suppose 500 times he used to purchase, then he has to go through each and every transactions entries if he is passing via journal entries. In that case, he has prepared a separate book for purchase, then he can get directly all the informations of the purchase. Okay, the credit purchase even, not only the purchase, the credit purchase of the goods, because the transactions which are credit, only that are recorded in the subsidiary books. Okay, cash transactions are directly recorded in journal entries. Or one more book is there for that also, that is called the cash book. We'll be seeing that in the next chapter. So over here, subsidiary books.
Subsidiary books refer to the journals kept for specific transactions of similar nature. As I have told you, same type के अगर होते हैं तो उसके लिए मैंने बना दिया है अलग से subsidiary books. So basically types of subsidiary books. One is cash book. एक होता है सिंपल कैश बुक, एक होता है कॉलमनार मतलब 2 कॉलमनार कैश बुक, कैश एंड बैंक, कैश एट डिस्काउंट या बैंक एट डिस्काउंट, और एक होता है मेरा पे कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलमनार कैश बुक. रिगार्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस, बैंक ट्रांजेक्शंस, वी यूज्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक. Number second is good subsidiary books, which we are going to learn in this particular chapter. That is purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. जो भी क्रेडिट का होता है वो लिखना है, कैश वाला परचेस लिखना नहीं है. और इफ़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के अंदर भी, ओके, अगर आपने आधा अधूरा पेमेंट किया है, ठीक है, हाफ पेमेंट या पार्ट पेमेंट विच वी कैन कॉल इट एज 99% पेमेंट इज ऑल्सो कॉल द पार्ट पेमेंट इटसेल्फ. अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है तो भी हमको मानना है कि पूरा का पूरा क्रेडिट में ही है, उसको लेके मुझे काम यहाँ पे करना है. जैसे बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ट्रेड डिस्काउंट करना कंपलसरी होता है. कैश की एंट्री हम बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे, ओनली गुड्स की एंट्री पास करेंगे, ओनली गुड्स की. ओके, जिसमें बिजनेसमैन ट्रेडिंग करता है दैट इज कॉल्ड द गुड्स. ओनली गुड्स की एंट्री हम बुक्स में पास यहाँ पे करेंगे और किसी की भी एंट्री बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे. ओके, सब्सिडी बुक्स फॉर बिल्स, तो बिल रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल बुक्स है. ओके, एंड देन लास्ट है जर्नल प्रॉपर. तो बेसिकली ये है मेरे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. क्या फ़ायदा है इसका सब्सिडरी बुक्स का? एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू द बुक्स मैंने काम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया होता है. डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, अलग अलग पर्सनस रख दिए गए हैं बेस्ड ऑन द स्किल. ओके, तो काम को पहले डिवाइड किया, फिर काम को करने वाले को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ताकि मेरा काम वन ऑफ द बेस्ट वैसे हो सके. तो इससे बेनिफिट क्या है? ऑडिट वर्क मतलब चेक करना ईजी हो जाएगा, अकाउंट्स प्रिपरेशन वर्क और भी सिंपल हो जाएगा, टाइम बचेगा. मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली उस बुक हैंडलर के पास चला जाऊंगा. सेल्स के बारे में चाहिए, जिसको मैंने सेल्स बुक दी उसके बाद चला जाऊंगा तो मुझे इसके बाद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सेल्स के बारे में, क्रेडिट सेल्स के बारे में. एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन मुझे इमीडिएटली अवेलेबल यहाँ पे होता है. तो सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ पे डील यहाँ पे करना है. तो टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स दैट इज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. ये है मेरा टाइप्स ऑफ बुक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So continuing further with this particular chapter of purchase book. Hello everyone. Question number 12 of chapter number 6, subsidiary books from exercise. Prepare purchase book, sales book, purchase return book and sales return book in the books of PK stores from the following transactions. We got to prepare all the 4 books. I have informed you in the last lecture. Keep the columns ready so that we can easily and very quickly solve the sums. So straightforward, coming to the transactions number 1 of the year 2015 November. Purchase goods of रुपीज़ 30,000 फ्रॉम रामानुज 10% वेट डिस्काउंट, बिल नंबर 120. इसके एंट्री पास करेंगे परचेज बुक के अंदर. डेट 1 रामानुज अकाउंट, अमाउंट विल बी 27,000. इनवर्ड इनवॉइस नंबर पे लिख देंगे 120. डेट 4 परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 12,000 फ्रॉम निर्मी एट 10% कैश डिस्काउंट, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, बिल नंबर 130. सेम परचेज बुक में लिखेंगे निर्मी अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे 12,000, कैश डिस्काउंट तो माइनस करना होता नहीं है. इनवर्ड इनवॉइस नंबर में लिख देंगे 130. नंबर 6 सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 15,000 टू सुरेश एट 5% वेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट अंडर बिल नंबर 130. सेल्स किया है मैंने, लिखेंगे सेल्स बुक में. डेट 6 सुरेश अकाउंट और 15,000 का 5% मतलब 750, तो अमाउंट में लिखेंगे 14250 और बिल नंबर पे मतलब आउटवर्ड इनवॉइस नंबर पे लिख देंगे 350. नंबर 11 परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 कैश मेमो नंबर 58, तो इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, नोट में लिख देंगे जिससे कैश ट्रांजैक्शन. ओके, देन नंबर 15 सूरज रिटर्न गुड्स ऑफ 3,000, क्रेडिट नोट नंबर 20 सेंट. सूरज को मैंने गुड्स सेल किया था, उसने मुझे 3,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न बुक में लिख देंगे डेट 15 सूरज अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे 3,000 और क्रेडिट नोट नंबर में लिख देंगे 20. नंबर 17 40% गुड्स रिटर्न टू निर्मी एंड डेबिट नोट नंबर 17 सेंट. निर्मी को मैंने गुड्स सेल किया था 12,000 का, परचेस किया था उसके पास से 12,000 का, उसको मैंने यहाँ पे 40% गुड्स 12,000 का 40% दैट इज़ 4,800 के गुड्स मैंने वापस यहाँ पे कर दिए. तो लिखेंगे परचेस रिटर्न बुक के अंदर डेट 17 निर्मी अकाउंट, डेबिट नोट 17, अमाउंट 4,800. डेट 19 परचेस फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 7,000 फ्रॉम श्री सरस्वती फर्नीचर मार्ट. फर्नीचर परचेस किया, गुड्स तो हमने परचेस किया नहीं है. ओके, तो नोट में लिखेंगे इट इज़ अ परचेस ऑफ एसेट्स. डेट 20 परचेस गुड्स ऑफ रुपीज़ 90,000 फ्रॉम आंटी
हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, इसकी एंट्री पास करेंगे परचेस बुक के अंदर, लिखेंगे आउंटी अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 90,000. नंबर 21, all the goods purchased from Aunty sold to Bala for rupees 1,08,000, credit 1 month, trade discount 10%, bill number 360. लिखेंगे इसकी एंट्री हम सेल्स बुक के अंदर, बाला अकाउंट, डेट 21, 1,08,000 का माइनस करेंगे 10%, तो 10,800 माइनस करेंगे तो 97,200 का अमाउंट कुछ आएगा यहाँ पे. इनवर्ड इन्वॉइस सेल आउटवर्ड इन्वॉइस नंबर पे लिख देंगे 360. ओके, लिखना कहाँ पे, सेल्स बुक के अंदर उसकी एंट्री पास करनी है. डेट 21, बाला अकाउंट 97,200, आउटवर्ड इन्वॉइस नंबर पे 360. बाला रिटर्न किया हाफ ऑफ द गुड्स विच वी सेंड टू आंटी, बाला ने मुझे आधा गुड्स वापस किया, तो 97,200 का आधा मतलब 90 का आधा 45,000, 72 का आधा 3600, तो 45 प्लस 36 48,600. लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न बुक के अंदर 23 डेट बाला अकाउंट 48,600. और ये गुड्स मैंने आंटी को वापस कर दिया. आंटी के पास से मैंने 90 का गुड्स परचेज किया था, 90 का आधा दैट इज़ 45,000, तो परचेज रिटर्न बुक में लिख देंगे डेट 23, आंटी अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे 45,000. ओके, इसने गुड्स वापस किया, इसका आधा किया. मैंने आंटी के जो पास से परचेज किया था 90,000, उसका आधा किया, वो लिख दिया मैंने परचेज रिटर्न बुक के अंदर. डेट 24, करंट प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर रुपीज़ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. ऑर्डर प्लेस किया तो ये इसकी एंट्री हम लोग पास से यहाँ पे नहीं करते हैं, ऑर्डर की कोई एंट्री यहाँ पे पास नहीं होती है. ओके, उसके बाद गुड्स सेंड टू करंट एज पर ऑर्डर 500 एडेड फॉर कैरेज अंडर बिल नंबर 365. मैंने गुड्स यहाँ पे करंट को यहाँ पे सेंड कर दिया एज पर द ऑर्डर. ओके, तो लिख देंगे सेंड किया मतलब सेल्स कर दिया इन शॉर्ट, तो सेल बुक में लिख देंगे यहाँ पे डेट 25, करंट अकाउंट, और अमाउंट में लिख देंगे 27,000. एक्सपेंस की एंट्री हम पास यहाँ पे नहीं करते हैं. बिल नंबर मतलब आउटपुट इनवॉइस नंबर पे लिख देंगे 365. डेट 26, कैश परचेस दिया 1,60,000 एंड कैश सेल्स दिया 20,000. तो ये कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री हम पास यहाँ पे नहीं करते बुक के अंदर, तो सीधा नोट में लिख देंगे इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन. ओके, देन नेक्स्ट 27, return goods to Sweetie of rupees 10,000 which was purchased in October and send debit note number 20. हमने स्वीटी को वापस किया, मतलब मैंने स्वीटी के पास से परचेस किया होगा, तो परचेस रिटर्न बुक में लिख देंगे स्वीटी अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे 10,000 रुपीज़, बिकॉज हमने वापस तो इसी मंथ में किया है, एंट्री तो पास करनी पड़ेगी. हाँ, स्वीटी के नाम के बाजू में आप अक्टूबर 10 करके अक्टूबर लिख के आप कर सकते हो. ठीक है, अक्टूबर लिख देना, अक्टूबर परचेस, तो क्लियर रहेगा. इसके लिए नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. और डेबिट नोट नंबर पे आपको लिख देना है 20. करण ने आधा गुड्स मुझे वापस किया और प्रोपोर्शनल कैरेज, तो एक्सपेंस का तो हम दिखते ही नहीं है वैसे भी. करण के पास से मैंने परचेस किया था 27,000 का, सेल किया था मैंने उसको 27,000 का, तो उसका आधा मतलब 13,500. तो सेल रिटर्न बुक में लिख देंगे डेट 30 और अमाउंट लिख देंगे 13,500. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. ना सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी वाला वंस अगेन है बहुत ही इजी, डोंट गेट पैनिक, देख के डरना मत, है इजीएस्ट वन. ओके, आप आराम से कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स अलॉन्ग विद एक्सपेंसेस अमाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री साजन ट्रेडर्स ऑफ सुरेंद्र नगर. प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स on the basis of total GST rate at 12%. GST is not included in for the following transactions. Add applicable amount of GST. Prepare subsidiary books. ओके, तो आपको GST वाला कॉलम बनाना है. तो कॉलम्स कौन से होंगे आपको ऑलरेडी याद है, फिर भी बता दो एक बार. कॉमन जो है डेट, नेम ऑफ सप्लायर कस्टमर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर. परचेस बुक के लिए परचेस बुक का बताता हूँ, बाकी सब तो सेम ही होता है. उसके बाद LF, उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, देन रेलवे फ्राइट, देन लेबर, रेलवे फ्राइट है ना. एक्सपेंस कौन से हैं, इसने नाम तो लिख के दिया नहीं है, तो वो तो अब मुझे ट्रांजेक्शन, हाँ रेलवे फ्राइट है, लेबर है. उसके बाद इंट्रा लगेगा CGST, IGST, SGST, इंटर लगेगा IGST, फिर टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा. कॉलम्स आप रिफर कर ले, पहले भी आपको सेम टाइप के सम्स यहाँ पे दिए हुए और हमने किए हुए भी है. सो नंबर 1, गुड्स परचेस ऑफ रुपीज़ 20,000 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम विरामगंज स्टोर्स, रेलवे फ्राइट रुपीज़ 400, इनवॉइस नंबर 204. सॉरी, रेलवे फ्राइट रुपीज़ 1,000, इनवॉइस नंबर 171. तो परचेस बुक में लिख देंगे विरामगंज स्टोर्स अकाउंट,
अमाउंट बिल नंबर पे लिख देंगे, मतलब इनवर्ड इनवॉइस नंबर पे लिख देंगे 171, और नेट अमाउंट ऑफ गुड्स पे लिख देंगे 18,000, रेलवे फ्राइट पे लिख देंगे 1,000, लेबर में 10, 18 + 1 19,000, 19,000 पे करेंगे 12%, ओके, उसको डिवाइड बाय 2 करके CGST SGST में लिख देंगे। फिर सारे लाइन के सारे अमाउंट को प्लस करके हम टोटल अमाउंट में लिख देंगे। डेट 5, गुड्स आर ₹30,000 परचेज फ्रॉम मनीषा ऑफ वाराणसी, रेलवे फ्राइट ₹1200, लेबर चार्जेस ₹400, इनवॉइस नंबर 204। डेट परचेज बुक में डेट 5, मनीषा अकाउंट, गुड्स में लिख देंगे, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में लिख देंगे 30,000, रेलवे फ्राइट में 1200, लेबर चार्जेस में 400, प्लस करेंगे 31,600 आएगा, उस पर निकालेंगे 12%, ये लगेगा मेरा IGST में। इसका जो भी 12% का अमाउंट यहाँ पे आता हो वो सीधा लिख दो IGST के अंदर, फिर सारे लाइन के सारे पूरे रो को प्लस यहाँ पे कर दो। उसके बाद डेट 11, गुड्स आर ₹15,000 सोल्ड टू दत्तू कॉर्पोरेशन एट 10% वेट डिस्काउंट, लेबर चार्जेस 600, रेलवे फ्राइट 900, इनवॉइस नंबर 231। सेल्स किया है, सेल बुक के अंदर दत्तू कॉर्पोरेशन अकाउंट, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में 13,500, लेबर के अंदर 600, रेलवे फ्राइट के अंदर 900, सारे अमाउंट को प्लस करो, 12% करो, डिवाइड बाय 2 करो, CGST SGST में लिख दो, फिर सबको प्लस कर लिया जाए, टोटल अमाउंट में लिख दो। फिर डेट 16, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा सोल्ड टू आलिया ऑफ मुंबई आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो सेल्स बुक के अंदर लिख देंगे आलिया अकाउंट, ओके, मनीषा के पास से मैंने परचेज किया था 30,000 का गुड्स, उसमें 20% प्लस करूँगा तो 36,000 आ जाएगा, तो नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में 36,000, रेलवे फ्राइट में 1200, लेबर में 300, बिल नंबर पे 232, मतलब आउटवर्ड इनवॉइस नंबर पे 232, ओके, सारे अमाउंट्स को प्लस करो, उस पर 12% करो और IGST में लिख दो, बिकॉज ये महाराष्ट्र का है, दैट्स वाई। फिर सब अमाउंट को प्लस करके टोटल अमाउंट में लिख दिया जाए। नंबर 18, आलिया ने 50% गुड्स वापस किया, उसको प्रोपोर्शनल दे देना है, तो आपको आलिया ऑलरेडी सेल्स में मिल रही है और ये गुड्स मैंने वापस कर दिया होगा मनीषा को भी। बहुत सिंपली बता रहा हूँ, आपको जितनी की आलिया दिख रही है सेल्स बुक में, जितने अमाउंट आपको दिख रहे हैं सारे अमाउंट को डिवाइड बाय 2 कर देना और सीधा लिख देना सेल्स रिटर्न बुक में 18 डेट आलिया अकाउंट और सारे अमाउंट लिख देना सेल्स के आधे। जो आलिया आपने सेल्स लिखा है ना 16 तारीख का सेल्स, ओके, जो आपने सेल्स बुक में लिखा है 16 डेट पे सेल्स, आलिया के सामने जितनी अमाउंट आपने लिखी है वो सारी अमाउंट आपको डिवाइड बाय 2 करके 18 डेट में सेल्स रिटर्न बुक में आलिया करके उसके सामने लिख देनी है। और परचेज रिटर्न बुक के अंदर डेट 18 मनीषा अकाउंट लिखना है और जितनी अमाउंट आपने डेट 5 की लिखी है परचेज बुक के अंदर वो सारे अमाउंट का डिवाइड बाय 2 कर देना है और वो लिख देना है आपको परचेज रिटर्न बुक में मनीषा के नाम के सामने सारे अमाउंट्स, ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर सेल रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर 15 लगाना है और परचेज रिटर्न बुक में अंदर डेबिट नोट नंबर 30 लगाना है। डेट 20, गुड्स ऑफ 30,000 सोल्ड टू श्रिस्ट कॉर्पोरेशन, लेबर चार्जेस 250, रेलवे फ्राइट 600, इनवॉइस नंबर 240, ओके। तो सेल बुक में लिख देना श्रिस्ट कॉर्पोरेशन अकाउंट, गुड्स में 30,000, लेबर में 250, रेलवे फ्राइट में 600, अमाउंट को प्लस करें, निकाले 12%, डिवाइड बाय 2 करें, CGST SGST में अमाउंट लिख दे, फिर सारे रो को पूरा प्लस करके अमाउंट यहाँ पे टोटल कॉलम में लिख दिया जाए, ओके। बिल नंबर आपको दिख रहा है 240। डेट 25, फर्नीचर ऑफ ₹18,000 परचेज फ्रॉम गांधी फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर है तो नोट में लिख देंगे इट इज़ कैश, इट इज़ अ ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स। 27, 50% गुड्स फ्रॉम दत्तू कॉर्पोरेशन रिटर्न, द प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ रेलवे फ्राइट एंड लेबर चार्जेस एंड GST एडजस्टेड, क्रेडिट नोट नंबर 16। दत्तू कॉर्पोरेशन आपको सेल्स में दिख रहा होगा, आप सेल रिटर्न बुक में लिख दो 27, ओके। दत्तू कॉर्पोरेशन अकाउंट, दत्तू कॉर्पोरेशन जो सेल्स में आपको दिख रहा है जो फिगर, वो सारे फिगर का डिवाइड बाय 2 कर दो, 50% हो जाएगा, वो सब लिख दो अब इसके सामने सेल्फ रिटर्न बुक में दत्तू कॉर्पोरेशन के सामने लिख दो, क्रेडिट नोट नंबर पे लिख देना 16। नंबर 28, गुड्स आर ₹10,000 परचेस ऑन कैश फ्रॉम राजू, परचेस किया है मैंने यहाँ पे राजू के पास से, ओके और कैश में किया तो नोट में लिख देना इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। डेट 30, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000 ऑन कैश टू कानू, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है, नोट में लिख देना इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, ओके। सो विद दिस I completed question number 12 and question number 13. In the very next lecture, I'll be taking question number 14. But requesting you all people to prepare the columns. आपका यहाँ पे कॉलम ना गुड्स का दिया हुआ है, गुड्स यहाँ पे बॉल बैट एंड स्टम्प, ओके। तो पहले से कॉलम बना के आप रेडी रखिएगा, तो आपको सम करने में सुनने में भी मज़ा आएगा, मेरे साथ साथ फिर आप सम यहाँ पे साथ में सॉल्व भी कर सकते हो। पॉज करते रहिए और लिखते रहिए तो भी आपके लिए चलेगा, बट यस कॉलम रेडी होंगे तो आपको भी मज़ा आएगा समय यहाँ पे सुनने में, सॉल्व करने में भी। मेरे साथ साथ करोगे तो आपको भी, आपकी भी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, आई होप सो। इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड जाता हूँ,
बिकॉज अकाउंट्स में थोड़ा सा स्पीड मेंटेन भी करना पड़ता है, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, इसलिए कैल्सी अवेलेबल है। सो आपको कैल्सी प्रॉपर वे से यूज़ करना आना चाहिए, स्पीडीली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि आप कॉलम बना के रेडी रहे, जैसे लेक्चर आप ऑन करते हो स्टार्ट कर दे एकदम इमीडिएटली सम्स यहाँ पे सॉल्व करना। सो इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर आई बी कंडक्टिंग द लास्ट सम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। Thanks for the cooperation and support once again a lot. Thank you all.